नमस्कार। जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज सुनिए महान लेखक राजेंद्र सिंह बेदी द्वारा लिखी गई बेहद मार्मिक और यथार्थवादी कहानी गरम कोट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने देखा है मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा उम्दा सूट आवेजां होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट जरूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरीह क्लब में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे समंद ए तखय्युल पे ताज्याने लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूं। यानी वो पहले से कहीं ज्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी जरूरियात तर्क करना होती है और उन्हें जिगर तक पहुंचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झोटा पहनना होता है। ये गर्म कोट मैंने पार साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थीं। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्त्र से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड को का लेबल लगा हुआ था। मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरीह क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी जात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और पोशाकें। चंद साल से हर नत्थु खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़िश्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल भी बहुत ज्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे इफलास का बदी ही सबूत है। वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान शौकत और जाहिरी तकल्लुफात की चंदा परवाह नहीं करते। पोशाक की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले होते थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का वस्त्र खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द ए अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन थाम कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज तेज चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारिजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने से कासिर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर मुकल्लिफ नजर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हों वो जाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि? मैंने घबराकर जाती तजिया त्याग दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी, मेरी बीवी, मेरी मुंजिर थी। आटा गूंदते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफा जलावन गीली भेजी थी। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज्यादा फूंके मारने से गीली जलावन में से और भी ज्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा। इन पुरनम आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या, मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं? बहुत तगो दव के बाद जलावन आहिस्ता आहिस्ता छटखने लगी। आखिर उन पुरनम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी सी आवाज से कहा, हां, सी दूं? यहां से
सी दो। अगर कोई एक आध तार निकालकर रफ्फू कर दो तो क्या कहने हैं। कोट को उलटाते हुए शम्मी बोली, अस्त्र को तो मुई कीटों चाट रही हैं। नकली रेशम का है ना, ये देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो। शम्मी, देखती नहीं हो, दफ्तर से आ रहा हूं। ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूं। इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी होता है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए वस्त्र क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए वस्त्र खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वर्स्टेड के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए वस्त्र खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पामणि भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कटकली मुद्रा से ज्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुए पुष्पामणि ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया। बोली, बाबूजी, आप आ गए। आज दीदी जी, उस्तानी ने कहा था, मेजपोश के लिए दुसुती लाना और गर्म वस्त्र पर काट सिखाई जाएगी। गुनिया माप के लिए और गर्म वस्त्र। चूंकि उस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्मजली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर रांझी कर रही हूं। वो पुष्पामणि का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफ आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली जलावन जला लेती हो। तुम्हारी आंखें। हां, याद आया। देखो तो पुष्पामणि कैसे रो रही है। पोपी बेटा, इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। दुसुती, गुनिया माप के लिए और काट सीखने को गर्म वस्त्र। बच्चू नन्हा भी तो ट्राइसिकल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। उसे गुब्बारा न ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी, कहां है बच्चू? जी सो रहा है, शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सुलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है। फिर मैंने दिल में कहा, क्या यह सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूं? पहले मैंने कहा, दोनों। मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने खुद ही दबते हुए कहा, तुम खुद भी तो उस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटे के लिए कह रही थी। हां जी, कह तो रही थी, मगर उस वक्त तो मुझे अपने गर्म कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक विशाल खजान मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरा कोट कोहनियों पर से रफ्फू कर दिया। एक जगह जहां पर से वस्त्र बिल्कुल घिस गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सिलवटें आने लगीं। उस वक्त मेरा जुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी थी। मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, मेरा जुद्दीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सिलाई समेत 100 रुपए से भी ज्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूं। उसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तसव्वुर करना अबस है, अबस। मुझे फारिग पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीजों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पामणि और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नजर उठी। चूल्हे में जलावन भग भग जल रही थी और उधर शम्मी की आंखें भी 2 चमकते हुए सितारों की तरह रोशन थीं। मालूम हुआ कि मंगल सिंह
गीली जलावन वापस ले गया है। वो शहतूत के लठ जल रहे हैं और खोखा, शम्मी ने कहा। और उपले? जी हां, उपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी अनकरीब गर्म कोट के लिए अच्छा सा वर्स्टेड खरीद लूं, ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, उन्हें तकलीफा ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं। अगले माह जरूर। जरूर? जी हां, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पामणि ने कई चीजें लिखाई। दुसूती गुनिया माप के लिए गर्म ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा डीएमसी के गोले गोटे की मगजी और इमरतियां और बहुत से गुलाब जामुन। मुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवा खाना से इत्रिफल जमानी का एक डिब्बा भी ला रखूं। दूध के साथ जरा सा पीकर सो जाया करूंगा। मगर मुई पुष्पा ने इसके लिए गुंजाइश ही कहां रखी थी। और जब पुष्पामणि ने कहा गुलाब जामुन, तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा सबसे जरूरी चीज तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा, जहां सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पामणि से कहूंगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन न पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा, बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसिकल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, इत्रिफल जमानी? शम्मी बच्चू को पुचकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटी को ट्राइसिकल ले दूंगी अगले महीने। बच्चू बेटी सारा दिन चलाया करेगी ट्राइसिकल, और पोपी मुन्ना नहीं लेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसिकल के लिए 6-7 रुपए जेब में न हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा, इसलिए कि दाम न होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। ख्वाह मख्वाह अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शम्मी बेल्जियमी आईने की बैज विभाग के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में स्थित थी। मैं चुपके से उसके पीछे जाकर कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानू। तुम कह रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलेदार की बीवी के यहां जाऊं तो दंग रह जाए, नहीं तो। शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के मद्दाह होते तो कभी का गर्म। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हां, जब सर्दी। फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को, जिसकी तख्लीक पर महज 10 रुपये सर्फ हुए थे, तसव्वुर में बसाए बाजार चला गया। लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने ना मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़दियां कांटे देखे। अपनी तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शम्मी की काफूरी सफेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे, कसरत इकसाम के 22 में एक भी मुंतखिब न कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया। वो तफरीह क्लब से, जो दरअसल परेल क्लब थी, 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थीं, तो कुछ ताज्जुब की बात न थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाईं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामौजू दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब यजदानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपये के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो। उसका भी रद्द अमल शुरू हुआ और मैंने दिलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यजदानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा, और इसमें बात ही क्या है। यजदानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा है कि वो रिफते जहनी की ज्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टेड की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टेड की ज्यादा परवाह करता हूं और रिफते जहनी की कम। यजदानी रुखसत हुआ और जब तक वो नजर से ओझल न हो गया, मैं गौर से उसके कोट के नफीस वर्स्टेड को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले
मुझे पुष्पा मणि के गुलाब जामुन और इमरतियां खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही न जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खौलते हुए रोगन में कचौरियां खूब फूल रही थीं। मेरे मुंह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पामणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और इत्रिफल जमानी के ख्याल के बावजूद में सफेद पत्थर की मेज पर कोहनियां टिकाकर बहुत रगबत से कचौरियां खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक गहरा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थीं। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था, मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हा में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सा मेमना अपनी खूबसूरत पश्म उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ न बोला, कुछ बोल ही न सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे मौजूद थे। रोगन में फूलती हुई कचौरियों के धुएं में से आतिशी सुर्ख इमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं और जहन में पुष्पामणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन, जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर उस वक्त करीब ही की साल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवर टाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मन चले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा। पुष्पामणि के लिए गोटे की मगजी, दुसुती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे न खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है। किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तबाह करके रख दूं, मगर पानी में कश्ती राह लड्ढा का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से अप्रबारी दुआब ले लेती है, और यूं भी आजकल पर्वतों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और निहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पामणि और बच्चू नन्हा बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जान कोयलों को तापती हुई कई मर्तबा ऊंघी और कई मर्तबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ न बोली, कुछ बोल ही न सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोते हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगय्यर न होती। यजदानी और संता सिंह तफरीह क्लब में परेल खेल रहे थे। उन्होंने 2-2 घूंट पी भी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से एक आध घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफ़त जनी की वर्स्टेड से ज्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफेद सूट पहने हुए देखकर ना आता तो शायद परेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता। मैंने कहा, काश मेरी भी जेब में 1-2 रुपये होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपये बना लेता, मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह निहायत उम्दा वर्स्टेड के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से तकरार कर रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरीह क्लब को परेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता।
उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ रखा और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नजदीक गुनाह है। इस हिसाब से परेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरह से दाम दे देने चाहिए। ही घी घी। अंदरूनी किस्सा। बाई निचली जेब। कोट में पुश्त की तरफ मुझे कोई कागज सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैंने दाईं जेब के सुराख के नजदीक जा निकाला। वो 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक परेल वरेल न खेला। नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी न होता। हां, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपए से ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीजों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज छीनकर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने किले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। शम्मी ठीक कहती है। मैंने सोचते हुए कहा, न तखय्युल इतना रंगीन हो और न महरूमी से इतना दुख पहुंचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खेमू पड्डोसन बाजार जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीजें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोले, मगजी, और देखो पोपी मुंह के लिए गुलाब जामुन जरूर लाना, जरूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरे का एक निहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोर और गौगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं अरसे तक बच्चू नन्हे को उसकी मां की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोलकी, गस्ल खाने की नीम छत पर, सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राइसिकल लेने गई है, नहीं जाने दो। ट्राइसिकल गंदी चीज होती है। आख तू, गब्बारा लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, ए ई गंदी। मैंने कहा, कोई देखे तो, कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पा मणि को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना, आज गुलाब जामुन जी भरकर खाएगा ना। उसके मुंह में पानी भर आया। वो गोदी से उतर गई, बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक विशाल सा गुलाब जामुन खा रही हूं। बच्चू रोता रहा। पुष्पा मणि कठकली मुद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तखय्युल की परवाज से कौन रोक सकता था। कहीं मेरे तखय्युल के किले जमीन पर ना आ रहे। इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था, शम्मी अब पशु चिकित्सालय के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज मार्ग की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास। और एक निहायत धीमे अंदाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपए खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पोपी, मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक पैकेट के सिवा कुछ न था। उसने मेज पर पैकेट खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्सटेड था। पुष्पा मणि ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।